हेलो क्लास। ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष शर्मा और मैं आपकी हिस्ट्री क्लास लेने वाला हूँ आज। लास्ट टाइम हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म तक कंप्लीट कर लिया था। जैन धर्म बौद्ध धर्म कंप्लीट करने के बाद हमने आपका हर्यक वंश और उसके बाद आपका नंद वंश कंप्लीट कर लिया था। नंद वंश में हमारा लास्ट रूलर था घनानंद, जहाँ तक हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग आगे की क्लास शुरू करनी है। घनानंद के बाद आपका जो रूलर बना था, आपका नया वंश आया था, उसका नाम था मौर्य वंश। लेकिन हम लोग मौर्य वंश को पढ़ने से पहले एक छोटा सा रूलर, छोटा सा कह सकता हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महान रूलर उसको बोलते हैं, उसका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बीच में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट आपका राजा था। तो उसका नाम था आपका सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अलेक्जेंडर आपको पढ़ना है, लेकिन आपके पेपर में बहुत पूछा है कि हमें ये बताइए कि इस अलेक्जेंडर, आपको पेपर में बहुत पूछा है कि हमें ये बताइए कि भारत में सबसे पहले फॉरेन अटैक किसने किया था। यानी कि बहुत सारे अटैक हुए थे, आप सभी को पता भी हैं, कुछ आपको याद हो जाएंगे। अब हमें हिस्ट्री की क्लास चल रही है तो सबसे पहले पूछता है कि आप हमें ये बताइए कि फॉरेन अटैक सबसे पहले किया किसने था। जो आपका फॉरेन अटैक हुआ था वो किसी ने नहीं किया था, आपको याद रखना है। वो आपके ईरानी थे। ईरानी यानी पर्शियन, यानी आज का जो ईरान है, वहाँ से ये अटैक हुआ था। और उस राजा का नाम था आपका डैरियस प्रथम। आप लोग स्क्रीन पे सब देख रहे हो, मैं वहाँ से आपको स्टडी कराता हूँ, आप लोग वहीं पे देखते रहिए और सुनते रहिए बस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ईरान से आपका सबसे पहले अटैक हुआ था, फॉरेन अटैक। लेकिन ये क्या था, ये भारत तक अटैक नहीं कर पाया था क्योंकि भारत में उस टाइम पे बहुत सारे देश थे, जुड़े हुए थे। जैसे कि आपका अब बांग्लादेश जो अलग हो चुका है, वो भी पहले भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी आपके भारत के ही हिस्से थे। अब ये भले ही अलग हो गए तो, लेकिन ये सभी आपके भारत के ही हिस्से थे। तो ये जो डैरियस प्रथम था, डैरियस वन जिसे बोलते हैं, ये भारत में एंटर नहीं कर पाया था। ये सिर्फ बांग्लादेश, आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर तक ही आ पाया था, सिर्फ इतना ही आ पाया था। उसके बाद वापस चला गया। लेकिन उसके बाद आए थे आपके यूनानी। यूनानियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदा था वो था आपका अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बारे में आपको शुरू करना है। अब इसके जन्म के बारे में ये कभी पूछता तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको नोट में करके दे दिया है, आप लोग ज़रूरत पड़े तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका इसका जन्म हुआ था 356 BC में हुआ था। BC आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, BC ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद जो है इसका जो जन्म हुआ था वो यूनान, जिसे आज का ग्रीक या ग्रीस जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है आपका मकदूनिया, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। पिताश्री का नाम था फिलिप द्वितीय। इसकी बहुत सारी शादियाँ हुई थी, उसमें एक जो इसकी रानी थी उसका नाम था ओलंपियस। ओलंपियस के बारे में ये कहते हैं कि एक जादूगरनी थी। याद नहीं है, पता नहीं है जादूगरनी थी या नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि जादूगरनी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका जो यूनान था उसका एक पास में जो अभी ईरान पड़ता है, वहाँ पे एक एम्पायर रूल करता था, पर्शियन एम्पायर जिसे बोलते थे। उसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी, तो आपस में लड़ते रहते थे। तो उसमें एक टाइम क्या हुआ कि उन पर्शियन एम्पायर ने, रूलर ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया और इसके पिता जो फिलिप द्वितीय थे उनको मार दिया। मारने के बाद क्या हुआ, उस टाइम पे इसकी सिकंदर की एज सिर्फ 20 साल के आसपास रही होगी। उसके बाद क्या हुआ, इसके बहुत सारे भाई थे लेकिन उनके आपस में युद्ध हुए, आपस में छोटे मोटे युद्ध हुए, सभी को मारा, किसी को समझाया। उसके बाद जो है 20 साल की एज में अपनी माँ ओलंपियस की हेल्प से ये 20 साल की उम्र में राजा बना। और इसकी माँ ने इसके गुरु को अपॉइंट कर दिया। एक टीचर भी तो अपॉइंट करना होता है ताकि कोई उसको सिखा सके सब कुछ। तो इसके गुरु का नाम बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसके गुरु का नाम है अरस्तु। अरस्तु, ये नाम आपको याद रखना है। इसने इसको सब कुछ सिखाया कि कैसे टेक्निक्स बनाई जाती है, कैसे प्लानिंग की जाती है लड़ाई करने से पहले, वो सब इसने सिखाया। उसके बाद इसने सबसे पहले यही सब जो है ट्राई करना शुरू किया, जो भी इसको सिखाया गया। तो इसने सबसे पहले वही काम किया कि जो इसके जो जहाँ से इसके पिताश्री को मारा गया था, यानी कि पर्शियन एम्पायर से जहाँ से इनका अटैक हुआ था, तो वहाँ पे इसने जाके, तो पर्शियन एम्पायर से इसने सबसे पहले अटैक किया। वहाँ पे अटैक करने के बाद अपने पिता का बदला लिया, यानी कि पर्शियन एम्पायर को हरा दिया। उसके बाद कहते हैं कि वहीं से इसकी शादी भी हो गई थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसने सोचा कि अब मुझे यहीं नहीं रुकना, उसके बाद मुझे आगे भी बढ़ना है।
और मुझे विश्व विजेता बनना है, पूरी दुनिया को जीतना है, अब मुझे पूरा फेमस होना है पूरी दुनिया में। तो इसके लिए सबसे अच्छी एक पॉइंट था कि इसके टाइम पे जो है आपका एक कंट्री दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आज भी है, पहले भी थी, सबने आपको पता भी है कि भारत को उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहते हैं कि उस टाइम पे भारत के पास बहुत पैसा था, कितना पैसा था कि आपके हर किसी के घरों में सोने चांदी ऐसे ही मतलब चलते रहते थे, पैसे तक चलते थे सोने चांदी, आज तो नहीं चलते। तो कहते हैं कि उस टाइम पे भारत के बारे में इसने बहुत सुना, तो इसने टारगेट बनाया कि मुझे और कुछ नहीं, जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है इंडिया, वहीं पे जाके मैं अटैक करूँगा। तो इसने शुरुआत कर दी, इंडिया के पास आया। इंडिया में आने से पहले आपको पता ही है इंडिया के बॉर्डर ये है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। तो इसने उस टाइम पे क्या था कि आपको पता ही है, ज्योग्राफी मैंने आपको बताया हुआ भी है कि इंडिया में उस टाइम पे नॉर्थ साइड में जो है आपके बहुत जो आपका नॉर्दर्न एरिया है वो पूरा हिमालय से बना हुआ है, पूरे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो इंडिया आने का कोई और रास्ता नहीं है। नीचे की साइड में सारा का सारा जो है आपका पानी है, आपको पता है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, पानी पानी है। उस साइड से नहीं आ सकते, नॉर्थ में हिमालय हो गया, उस साइड से नहीं आ सकते। तो आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और आने का वो रास्ता है आपका एक छोटा सा यहाँ पे पास बनता है। पास कहते हैं जब बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में एक संकरा मार्ग होता है, रास्ता होता है, उसे हम लोग पास बोलते हैं। ये पास का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पास आपका बार बार आएगा। पहले भी मैंने एक छोटा सा आपका पॉइंट स्किप कर दिया था, ऋग्वैदिक पीरियड, बाद में उसको मैं कराऊंगा दोबारा फिर। तो आपको ये पास का नाम याद रखना है। इस पास का नाम है आपका खैबर पास, खैबर दर्रा जिसको बोलते हैं। ये आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। ये एक संकर रास्ता है, तो सबसे अच्छा इंडिया आने का रास्ता सिर्फ यही है, इसी के रास्ते इंडिया आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो इसने भी वही टारगेट अपनाया कि मेरे को भी इंडिया जाना है, लेकिन जाने का रास्ता भी वही रखना है मेरे को। और जाने के रास्ते में सबसे पहले उस टाइम पे जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो रूलर था हमारा इंडिया की तरफ से, वो था अम्भी। ये सब स्टोरी है, आप सुनते रहिए। सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको मैंने पीडीएफ में यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के पॉइंट्स को आप नोट करिए, यही पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन आपको सुनना सब कुछ है, स्टोरी आपके समझ में आनी चाहिए। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पूरा स्टोरी बेस है। आप स्टोरी समझोगे तो पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, वरना उलझ के रह जाओगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, उस टाइम पे अफगानिस्तान पाकिस्तान में राजा था अम्भी। अम्भी ने क्या कर रखा उस टाइम पे, अम्भी ने सिकंदर के बारे में सुना था कि इसने बहुत बड़े एम्पायर, पर्शियन एम्पायर को हरा के आया था। तो इसने कहा कि मेरे को लड़ाई नहीं करनी है, जो तुझे चाहिए वो ले ले और निकल जाए यहाँ से, मेरे को मत छेड़। तो इसने बिना लड़ाई हार मान ली थी। तो सिकंदर के लिए बहुत अच्छी बात थी कि बिना लड़ाई उसको वो एरिया मिल गया जो उसे चाहिए था। पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया। रास्ता उसको इंडिया में एंटर करने का रास्ता चाहिए था, वो भी मिल गया उसे। उसके बाद वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मार्च 326 ईस्वी में इसका एक फिर युद्ध हुआ, और ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में बहुत पूछा जाता है। उस टाइम पे जो आपका दिल्ली वाला जो एरिया था, उससे इंद्रप्रस्थ जैसे वो पहले बोलते थे, वहाँ पे आपका कुरु राजवंश का आपका राजा था, उसका नाम था, वैसे उसको पोरस भी बोलते हैं, कुछ उसे पुरु भी बोलते हैं। तो पुरु और पोरस दोनों एक ही नाम है, एक ही बंदा था। कहते हैं 6 फीट के आसपास इसकी हाइट थी। तो उसके साथ इसका युद्ध हुआ। क्या हुआ, मैं फिर से एक छोटे से आपको ज्योग्राफिकली दिखा देता हूँ। इंडिया में उस टाइम पे आपको पता ही है, ये आपका ये इंडिया आपका मैप है, ये पाकिस्तान है, सिर्फ इतना समझना है आप लोगों को। उसके बाद मैं आपको मैप में आपको रिवर्स भी दिखा देता हूँ। रिवर्स में क्या है, ये आपके इंडस रिवर्स बहती है। इंडस रिवर आपको पता है कैलाश रेंज से शुरू होती है और आपके पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद इसके नीचे फिर एक और नदी बहती है, झेलम नदी। इन दोनों के बीच में यहाँ से उसने आपके सिकंदर ने एंटर किया। उसके बाद अम्बी से हरा दिया, अम्बी ने ज़्यादा अपोज नहीं किया, बड़े आसानी से हरा दिया। लेकिन जैसे ये झेलम नदी के पास पहुंचा, झेलम नदी के पास पहुंचते ही इसकी एक बड़े इंपॉर्टेंट जिसका नाम है पोरस, उसके साथ लड़ाई हुई। उस लड़ाई का नाम था आपका हाइडेस्पिज। यूनान में से हाइडेस्पिज बोलते हैं, इंडिया में इसे झेलम नदी के पास होता है, इसे झेलम या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। वितस्ता इसी झेलम का पुराना नाम है। तो झेलम और वितस्ता या फिर हाइडेस्पिज, ये तीनों एक ही नाम है, इनमें कंफ्यूज मत होना। पेपर में बहुत पूछता है कि सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई किस नाम से जानी जाती है, तो उसे झेलम या वितस्ता या हाइडेस्पिज का युद्ध कहते हैं। इसमें कहते हैं कि उस टाइम पे आपको मैं एक छोटी सी ज्योग्राफिकली फिर बात बता देता हूँ कि आपके जो यूनान है वो आपका यूरोप में पड़ता है। यूरोप में हाथी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाथी नाम बहुत ही जानवर जो है बहुत ना के बराबर देखने को मिलता है। और इंडिया में उस टाइम पे लड़ाई का जो मेन
मेन जो चीज़ थी वो आपकी हाथियों से लड़ाई जाती थी। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, उसके ऊपर बैठ के तीर या आपके भाले चलाना बड़ा आसान है, वहाँ से लड़ाई करना बहुत आसान है। और खुद हाथी भी लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बंदे मारता है, बहुत ही पावरफुल जानवर है वो। तो कहते हैं कि सिकंदर ने इससे पहले हाथी कभी नहीं देखे थे। उसके बाद जब इस लड़ाई में उसने देखे कि हाथी बहुत ही बड़े बड़े जानवर हैं, ये है क्या, तो वो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद जो है आपके पोरस को हरा भी दिया। कहते हैं पोरस को हराया था, एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है हराया था ये नहीं हराया था, लेकिन पोरस को पकड़ लिया गया था। ये बहुत ही सुनने में आपको कई बार सुना भी होगा आप लोगों ने, ये लाइंस उसके बहुत बोली गई थी कि जब पोरस को पकड़ के सिकंदर के पास लाया गया तो उसने पूछा पोरस से कि मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारे साथ मैं कैसा बिहेव करूँ। तो पोरस ने बिल्कुल ही वही अपने अंदाज में, बिल्कुल राजा वाले अंदाज में आंसर दिया था कि वैसा ही आप लोग मेरे साथ बिहेव करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो ये बहुत ही फेमस लाइन थी। उसके बाद इससे सिकंदर बहुत खुश हुआ, तो उसने कहा कि मैं दुश्मनी नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे बंदे पड़े, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात करके, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। तो इसके बाद दोस्त बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है कि मुझे ये बताइए कि उस टाइम पे आपकी लड़ाई तो हो गई है, छोटे छोटे बहुत सारे मैंने आपको बताया भी 16 महाजनपद थे, तो ये आपका एक जनपद था जहाँ पे कुरु आपका राज करता था। उसके टाइम पे मगध में कौन रूल करता था, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। मगध में उस टाइम पर घनानंद का रूल था, ये याद रखना है आपको। उसके बाद घनानंद के बाद जैसे इस 326 बीसी में लड़ाई हुई, उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसकी आर्मी ने कहा कि अब हम आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि इंडिया का मौसम हमारे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, कभी सर्दी, यहाँ बीमारियाँ प्लेग वगैरह बहुत फैले, मच्छर बहुत मिले, हमारे यहाँ नहीं रह जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम आगे नहीं बढ़ते, वापस चलते हैं। लेकिन वापस जाते हुए क्या हुआ, वापस जाते हुए भी इसके जो है ये अपने जितने भी जीते हुए एरिया थे, वो अपने सेनापति, जो इनके सेनापति थे, एक का नाम था फिलिप, एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस ये नाम आपको याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर, ये दोबारा फिर आएगा आज की क्लास में। इनको वापस सौंप के कि मैं अब तुम लोग यहाँ पे राज करो, मैं इतना बड़ा राजा यहाँ पे जो है इतना बड़ा एरिया यहाँ पे रूल नहीं कर सकता, मैं वापस अपने वहीं जहाँ से आया था वहाँ वापस जा रहा हूँ। तो ये यूनान के लिए चला गया। लेकिन यूनान के लिए रास्ते में जाते हुए क्या हुआ, इसके कुछ आदिवासी लोग रास्ते में इनके साथ लड़ाई हो गई, और सिर्फ बेबीलोन, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि कहाँ उसकी मृत्यु हुई थी, तो ईरान में ये जगह पड़ती है बेबीलोन, वहाँ पे सिर्फ 32 साल की उम्र में ही इसकी मौत हो गई थी। तो ये आपको सिकंदर के बारे में मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में वापस आपको छोटा सा फिर से बैक में जाना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला दूँ, उस टाइम पे इंडिया में घनानंद राज करता था मगध के ऊपर। तो मगध के ऊपर राज करता था, तो फिर एक बंदा आपका चाणक्य, ये आप लोग देख रहे हो चाणक्य, मैंने आपको सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है चाणक्य। ये चाणक्य जो है, ये चाणक्य ये आपका तक्षशिला में उस टाइम पे एक बहुत पुरानी, आपको 2-3 यूनिवर्सिटी आपको बार बार याद रखनी है। एक है आपकी तक्षशिला, उस टाइम पे सबसे पुरानी इंडिया की या वर्ल्ड की अगर पूछे कोई भी कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था ये इसने क्या किया कि घनानंद के पास गया, घनानंद के पास जाके कहा कि देखो अब फॉरेन अटैक होने शुरू हो गए हैं, और अब छोटे छोटे राज करना सही नहीं है, क्योंकि अगर भारत के ऊपर बाहर से अटैक होते रहे तो हम लोग सब बिखर जाएंगे, और बाहर के लोग ही यहाँ का फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। लेकिन घनानंद ने इसका मजा आया कि ये कौन पागल आदमी आ गया अचानक से आके, मैं राजा हूँ, मेरे को आके ये बता रहा है, ये इतना बड़ा हो गया। तो इसने इसका मजाक उड़ाया, इसकी बेइज्जती की। उसके बाद बेइज्जती करने के बाद इस चाणक्य ने कहा कि ठीक है तुम लोग नहीं समझ रहे हो मेरी बात, कोई बात नहीं, उल्टी बेइज्जती कर रहे हो, कोई बात नहीं, अब मैं क्या करता हूँ तुम्ही को यहाँ से हटा दूंगा। यानी कि घनानंद को इस राज से हटाना है, ये इसका टारगेट हो गया। तो इसके टारगेट में सबसे पहले इसको चाहिए था कोई बंदा, क्योंकि ये तो खुद काफ़ी एज वाला बंदा था। तो इसने कहा कि मेरे को कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो मैं अपने जो है उसके थ्रू अपना ये घनानंद को हरा सकूँ, मार सकूँ। तो इसने क्या किया, एक बंदा ढूंढा, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने बंदा ढूंढा, उसका जन्म जो है 345 बीसी में उसका जन्म हुआ था। 2-3 उसके 2 नाम और मिलते हैं, जैसे कि एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस, ये सभी नाम इसी के मिलते हैं आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको मिला, जिसका जन्म हुआ था 345 बीसी में, इसका जन्म हुआ था
345 बीसी में इसका जन्म हुआ था। 2-3 नाम और मिलते हैं इसका हिस्ट्री में, जैसे कि एंड्रोकोटस और सैंडोकोटस। ये सभी यूनानी जो वहाँ पे राजा थे, जो वहाँ के बुक्स लिखी थी जिन्होंने, उन्होंने इसको नाम दिए। सैंडोकोटस और एंड्रोकोटस ये दोनों उसी के ही नाम है, 2-3 बंदे नहीं हैं, इसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद है इसका, सबसे पहले इसने जो है घनानंद के अपने चाणक्य के साथ मिलकर जो है थोड़ी सी प्लानिंग की चाणक्य के साथ मिल करके। उसके बाद जो है 324 ईस्वी में, याद रखना कब, 324 बीसी में घनानंद के ऊपर अटैक किया और उसे हरा के खुद राजा बन गया। तो उस टाइम पे उसका जो प्रधानमंत्री बना वो चाणक्य ही था, जिसकी हेल्प से उसने घनानंद को हराया था। उसके बाद 305 बीसी में इसका दोबारा फिर युद्ध हुआ, और इस बार इसका युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटर। याद है ना, अभी 5 से 7 मिनट पहले दोबारा फिर आया था सेल्यूकस निकेटर, जिसने आपके सिकंदर ने अपने सर्वे जीते हुए अपने एरिया सभी अपने सेनापतियों को दे दिए थे। उनमें से एक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को दिया और यहाँ से चला गया। तो वही सेल्यूकस निकेटर ने 305 बीसी में दोबारा फिर इंडिया पर अटैक किया। लेकिन उस टाइम पे आपको बता दूं, उस टाइम पे 305 बीसी, आप लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर पा रहे हो? ऊपर इंडिया में उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य राज कर रहा था, जिसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। तो उसको हराना इतना आसान नहीं था। युद्ध हुआ, युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया, लगभग हार गया। तो उसने फिर क्या किया, अपनी पुत्री जिसका नाम था हेलेना, इसका एक और नाम था कॉर्नेलिया इसको बोलते थे, लेकिन हमारे इंडिया की बुक्स जो हैं यहाँ पे इसका नाम, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद अपनी पुत्री हेलेना का हिस्सा जो इंडिया में जो बुक्स मिलती है उसका नाम हेलेना ही मिलता है, यही आपको याद रखना है। वैसे इसका एक और नाम है कॉर्नेलिया, जिसको मैंने अभी बताया। तो उसके साथ इसकी शादी हो गई। ये शादी आपको याद रखनी है, इसे कहते हैं कि ये इंडिया की पहली इंटरनेशनल शादी थी। इंटरनेशनल कैसे हुई? इंडिया से कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हेलेना कहाँ से थी? यूनान से थी। तो यहाँ का राजा था और बाहर की रानी थी, तो ये पहली इंटरनेशनल शादी थी, कहते यही है। उसमें सब इसके साथ में एक बंदा जो है, उसने मेगास्थनीज जो नाम का बंदा है, ये आपका सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा कि आप लोग जाओ। मेगास्थनीज को कहा कि आप जाओ और इसके दरबार में बैठना और ये देखना कि ये राज कैसे करता है, यहाँ पे इसका रूल कैसे करता है, वो सब आप देखना और वो फिर आप नोट करते रहना। तो ये मेगास्थनीज नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक है वो आगे भी आएगी। तो इसने ये क्लास जो इसने मेगास्थनीज को भेजा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में ये है कि ये पहले ब्राह्मण धर्म मानता था। उसके बाद भद्रबाहु से दीक्षा लेकर, भद्रबाहु आपको याद होगा जैन धर्म में आया था। ये जैन धर्म जो साउथ वाले गए थे, भद्रबाहु वाले, वे श्वेतांबर वाले, तो वे सभी आपके भद्रबाहु, इनसे दीक्षा लेकर, इनसे आपको गुरु बनाकर इसने जैन धर्म अपना लिया था लास्ट में। और इसी के थ्रू ये क्या गया था, वापस ये आपके कर्नाटक में चला गया था। लास्ट टाइम पे अपने कर्नाटक में एक जगह का नाम है श्रवणबेलगोला, ये पहले भी आई थी। जैन धर्म की बुक जो मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी आया था श्रवणबेलगोला। वहाँ पे इसने संलेखना पद्धति मैंने आपको बताया था क्या होती है। जब लास्ट टाइम अपना लगता है कि मेरा लास्ट टाइम आया, तो अपना व्रत रखना शुरू कर देते हैं और व्रत रख के अपने आप को शांत करके तब ये अपनी शरीर छोड़ देते हैं, उसे संलेखना पद्धति कहते हैं। तो पेपर में बहुत पूछता है कि वो राजा कौन था जिसने संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्यागा था, तो वो और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाते हुए बताई थी कि इसके टाइम पे पहली जैन मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद आपका है कि मुद्रा राक्षस नाम की एक बुक लिखी थी विशाख दत्त ने। पेपर में बहुत पूछता है कि मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखी थी, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है कि विशाख दत्त की बुक का नाम क्या है, तो वो नाम है मुद्रा राक्षस। इसमें मुद्रा राक्षस, ये कोई राक्षस वाली कहानी, कोई स्टोरी नहीं है। इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था और उसमें एक राजा जिसका नाम था प्रवर्तक, उसकी हेल्प ली थी। तो ये सभी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है। इसके अलावा जो कुछ बंदों के नाम अभी अभी आए हैं वो फिर से सुनिए आप लोग क्या हैं। उसमें पहला बंदा है आपका चाणक्य के बारे में। आपको इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है इसका नाम, विष्णुगुप्त। ये पेपर में बहुत पूछता है चाणक्य का असली नाम क्या था। कुछ बंदे इसको कौटिल्य भी कहते हैं, वो भी इसी का ही नाम है। इसके बुक का नाम सुपर इंपॉर्टेंट है, और शास्त्र इसने बुक लिखी थी। इसमें सिर्फ इसने ये लिखा था कि एक राजा कैसे रूल करता है। इसके एक नाम और दिया गया है, भारत का मैकियावेली, ये इसका टाइटल है। वैसे इसको नाम दे दिया, जैसे कि आपके सरदार पटेल को कहते हैं ना बिस्मार्क ऑफ इंडिया, वैसे ही इसको कहते हैं चाणक्य को भारत का मैकियावेली एक यूरोप में बंदा था, आदमी था। इसने बुक लिखी थी आपकी जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ही लिखी थी, इकोनॉमिक्स के ऊपर ही एक बुक लिखी थी। तो वो मैकियावेली उसका नाम था। तो इसी तरह से इंडिया में उसने चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक, इसलिए इंडिया में चाणक्य को हम लोग
मैकियावेली कहते हैं, इंडिया का मैकियावेली। इसमें इसने साप्तांग थ्योरी दी थी, याद रखना साप्तांग थ्योरी इसकी थी। एक पहले भी आया था वर्ड अष्टांगिक थ्योरी, अष्टांगिक थ्योरी वो आपकी बौद्ध धर्म की थी। यहाँ पे साप्तांगिक है, जहाँ पे 7 आ जाएगी वो याद रखना, वो चाणक्य से रिलेटेड है। यहाँ इसने बताया था कि एक राजा को राज करने के लिए एक राजा होना चाहिए, उसके कुछ मंत्री होने चाहिए, उसका कुछ एरिया होना चाहिए, कुछ दुर्ग यानी कि किले होने चाहिए, उसके बाद पैसा भी तो होना चाहिए। बिना इस पैसे का क्या राजा, वो रूल ही नहीं कर पाएगा। और जब पैसा होगा तो उसको आर्मी भी चाहिए होगी, जब इतनी सारी चीज़ें होंगी उसके दोस्त भी होने चाहिए। दोस्त नहीं होंगे तो फिर कभी भी कोई हेल्प तो करेगा कम से कम ज़रूरत पड़ने पर। उसके बाद एक मेगास्थनीज, अभी मैंने बताया भी था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मौर्यन दरबार में 304 से 299 BC तक ये रहा था। पेपर में कभी नहीं पूछता। इसकी बुक का नाम बहुत पूछता है। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। इसी इंडिका में इसने लिखा था कि भारत जो है लेखन कला नहीं जानते, यानी भारत वाले लिखना नहीं जानते। लेकिन आई थिंक ये लिखने के बारे में बोल रहा था कि ये इतिहास लिखना नहीं जानते, क्योंकि उस टाइम से पहले तक भारत बहुत कुछ लिख चुका था। वेद आपको पता है, इससे पहले तक 4 वेद लिखे जा चुके थे। तो ये इसकी बात थोड़ी अजीब लगती है कि ये पता नहीं इसने किस बारे में क्यों कहा था कि भारत लिखना नहीं जानते। एक बुक इसने रोड का भी नाम इसने दिया था, उत्तरपथ। ये एक रोड का नाम है जो सिंध, जो आपके पाकिस्तान में एक सिंध एरिया पड़ता है, और आपका सोनार गांव जो आपका बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ से वहाँ तक जाती है। फ़िलहाल इसका नाम जीटी रोड है, उस टाइम पे इसका नाम उत्तरापथ था। तो इसी जीटी रोड का नाम पहले भी आता है, यानी कि आप सोच सकते हो कि जीटी रोड कितनी पुरानी वो रोड है। इसके अलावा आपका एक तीसरा बंदा भी है, विशाख दत्त इसका नाम है। मुद्रा राक्षस इसने बुक लिखी थी, बहुत आता है पेपर में क्या है क्यों है। तो मैंने अभी बताया इसमें इसने ये सब लिखा हुआ है कि इसने कैसे चाणक्य की हेल्प से जो है नंद वंश को अंत किया था। नेक्स्ट है आपका बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैसे आपका साउथ में चला गया था, वहाँ पे उसने संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया था। तो उसके बाद बिंदुसार जो है वो राजा बना था। 298 से 273 BC तक इसका रूल था। 2-3 नाम और मिलते हैं, जैसे अमित चेस्ट, ये आपका यूनानियों ने नाम दिया था। सिंह सेन भी इसी का ही नाम है, ये आपका जैन और बौद्ध धर्म में मिलता है इनका नाम। इसकी माँ का नाम दुर्धरा था, पत्नी का नाम धम्मा या फिर शुभदांगी भी मिलता है इसकी कई जगह, यानी दोनों औरतें एक ही हैं, दो मत समझ लेना। दो ही है, सिर्फ एक ही है। धम्मा भी उसी का ही नाम है, शुभदांगी भी उसी का ही नाम है। 3 पुत्रों का इसका बहुत मिलता है लिखा हुआ कि इसके मोस्टली 3 का नाम ही बहुत मिलता है। वैसे और भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 3 का नाम बहुत मिलता है। सुशीम, अशोक, ये अशोक बाद में रूल भी बनेगा, राजा भी बनेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट। एक था वीत अशोक। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तीनों में से भी आपको 2 तो याद रख लो, सुशीम और अशोक, बाकी याद नहीं रख पाए तीसरा कोई बात नहीं। तो इसके टाइम पे बहुत पूछता है कि सबसे पहले जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, विद्रोह का मतलब आप समझ सकते हो, जब रिवॉल्यूशन आपका विद्रोह हुआ था, यहाँ पे जनता भड़क गई थी, तो उसने सबसे पहले अपने बड़े लड़के को सुशीम को भेजा था। लेकिन सुशीम उसको हैंडल नहीं कर पाया था, तो बाद में उसने अशोक को भेजा। तो अशोक ने वो हैंडल कर लिया, और तभी से अशोक फेमस हो गया कि ये राजा बनने लायक है। ठीक है। उसके बाद इसके टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे एक नेक्स्ट पॉइंट और भी है इंपॉर्टेंट। उसके टाइम पे सीरिया अभी भी एक देश है, वहाँ का राजा था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने डायमेकिस नाम का एक राजदूत था, एक आदमी था, उसको राजा अपने बिंदुसार के दरबार में भेजा कि जाओ तुम लोग वहाँ मेरा दोस्ती का पैगाम लेके जाओ और उससे दोस्ती करो कि मैं उसके दोस्ती करना चाहता हूँ, और आपको कुछ चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा हमेशा। तो बिंदुसार ने कहा कि मेरी दोस्ती तो बाद में देख लेंगे, तो फिलहाल के लिए तू मेरे पास एक तो मीठी दारू भेज, दारू बोल रहा हूँ सॉरी मीठी मदिरा इसको बोलते हैं, एक सूखी अंजीर उसने मांगी थी, और एक उसने दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक यानी फिलोसफर उसने मांगा था। तो क्या हुआ था, जब इसने वापस चला गया, जब डायमेकिस जब वापस सीरिया गया, तो फिर इसने क्या किया, उसने कहा कि सीरिया के राजा को, सर देखो उसने ये मांगा है, तो उसने मीठी मदिरा भिजवा दी, सूखी अंजीर भी भिजवा दी, लेकिन जो आपका दार्शनिक था वो नहीं भिजवाया। पेपर में बहुत पूछता है कि सीरिया का राजा था एंटियोकस प्रथम, उसने किस बंदे को भेजा था, वो डायमेकिस है। ये याद रखना, 3 चीज़ें मांगी थी, दार्शनिक नहीं भिजवाया था। लास्ट का पॉइंट है कि पहले ये भी ब्राह्मण धर्म मानता था, याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी, वो भी पहले ब्राह्मण मानता था, लेकिन बाद में जैन में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे ये भी ब्राह्मण धर्म मानता था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था, ना कि जैन धर्म में। तो ये आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बिंदुसार के बारे में याद रखने हैं। आप लोगों के सामने जहाँ भी आपको लगे कि जो भी, ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको लिख के दिए, सभी पेपर में इन्हीं से ही बहुत पूछता है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिंदुसार से आगे जो इसका राजा बनेगा, जो अशोक, जिसका मैंने आपको नाम बताया है, अशोक जब राजा बनेगा उसकी स्टोरी हम लोग शुरू करेंगे। और थैंक यू क्लास, कल फिर मिलते हैं, कल या परसों जब भी मैं देखता हूँ 2-1 दिनों के अंदर दोबारा फिर वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा। थैंक यू क्लास, गुड लक।